28 अगस्त 2026 ये एक चांद ग्रहण सिर्फ एक धुंधला चांद ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार आसमान में एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन भी बन रही है जहां एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ अथॉरिटी। एक तरफ कलेक्टिव पावर होगी और दूसरी तरफ इंडिविजुअल पावर होगी। और बीच में वो सवाल खड़ा है जो अगले चंद महीनों में बहुत से मुल्कों, इंस्टीट्यूशंस और लोगों की डायरेक्शन को बदल सकता है। आखिर ताकत जा किस तरफ रही है? आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये वीडियो चांद ग्रहण पर है और इसका असर अगले 6 महीने तक होगा, 28 अगस्त से ऑनवर्ड्स। और चांद ग्रहण किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए आता है, यानी आपकी ज़िंदगी के किसी भी, आप ये कह लीजिए, एरिया को ट्रिगर करने आता है जिस वक्त प्लानिटरी पोजीशन वहाँ पे बैठी होती है। तो अगर आप लोग स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5:18 पर, यानी इंडिया टाइम के हिसाब से 5:48 पर चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9:18 पर अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और चांद ग्रहण इस वक्त लग रहा है एक्वेरियस मून साइन में, जहां पे मून 8 डिग्री पर होगा और मूव करते करते 10 डिग्री तक पहुंचेगा। और एक्वेरियस में ही राहु बैठा हुआ है 6 डिग्री पर। यह मैंने आपको अभी लास्ट सीरीज में, राहु की सीरीज में बताया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हम सेवंथ एस्पेक्ट से देखें तो सन जो है बिल्कुल ऑपोजिट 10 डिग्री पर लियो में बैठा हुआ है और उसके साथ केतु 6 डिग्री पर बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरकरी भी इस चांद ग्रहण का हिस्सा है और मरकरी लियो में ही सन के साथ 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक यहाँ पे ट्रैवल करेगा। यानी कि ये कोई लूज प्लानिटरी अरेंजमेंट नहीं होगी। राहु, मून, सन, केतु के दरमियान एक बहुत पावरफुल इक्लिप्स होगा, टाइट इक्लिप्स होगा और मरकरी भी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद होगा। अब अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो 26 फरवरी 2026 की वीडियो आप उठा के देखें चांद ग्रहण की। उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आईं। तो अब असल कहानी यहाँ पे इस चांद ग्रहण पर यह शुरू होती है कि एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, मासेस हैं, सोशल मूवमेंट है और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग से जुड़ा होता है। आप जितने भी एक नई डेवलपमेंट देखेंगे, इजादात देखेंगे, वो एक्वेरियस से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। लियो जो है वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, रिकग्निशन है और सेंट्रलाइज्ड पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो ग्रहण है सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस की बात नहीं करता। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये पब्लिक सेंटिमेंट्स और एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के दरमियान टेंशन क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच में फ्रिक्शंस पैदा करता है और इन्फॉर्मेशन के जरिए पावर एक्सरसाइज करने की कहानी भी बताता है। मून के साथ राहु होने की वजह से कलेक्टिव इमोशंस जो हैं वो एम्पलीफाई होते हुए नजर आते हैं। जो इशू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक सिर्फ न्यूज़ आइटम होता है, वो पब्लिक रिएक्शन का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल कम्युनिटीज़ हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, किसी भी नैरेटिव को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाया जा सकता है। और अब सामने लियो है और सन के साथ केतु बैठा है, तो यहाँ पे स्टैब्लिश लीडरशिप, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगी। डिटैचमेंट या इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का फेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे चीज़ें कोलैप्स भी होंगी। मरकरी अगर हम देखें यहाँ पे तो सन के बिल्कुल करीब है, इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो खुद एक मेजर बैटलफील्ड बन जाएगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हों, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो, मीडिया नैरेटिव्स हों, लीक्स हों, डेटा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई हो, डिजिटल रेगुलेशंस हों और इंफॉर्मेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, अगले 6 महीनों में। इस पीरियड में सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि क्या हुआ, ये भी मैटर करेगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया और किस नैरेटिव को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस ग्रहण की एक सबसे गहरी लेयर अभी भी बाकी है। एक्वेरियस का जो मालिक है वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त पाइसेस में रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव चेंजेस के नीचे पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका रिव्यू चल रहा है और अगर वो स्ट्रक्चर्स झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं तो वो अब टूट जाएंगे। और अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो कई गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी और इसका प्रेशर, पब्लिक रिस्पांस बहुत गंदा देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर ऑलरेडी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो आप ये समझ लीजिए प्रेशर और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर जो कैंसर में बैठा है और सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मैं आपको पिछली 2-3 सीरीज से बताते आ रहा हूँ। तो इसलिए जो कुछ रिव्यू होगा वो सिर्फ ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएगा, इसमें करेक्शंस भी आएंगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, नई डायरेक्शंस को और पोटेंशियल्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए इस चांद ग्रहण में सिर्फ नेगेटिव मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स होगा, टूटेगा, ख़त्म होगा, नया सिस्टम बनेगा। और सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि
हाई प्रेशर ट्रांजिशन पॉइंट है यहाँ पे। कुछ जगह पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं वो टूटेंगे, कुछ जगह अथॉरिटी चैलेंजेस होंगी, कुछ जगह पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, कुछ जगह ऐसे प्रेशर की वजह से रिफॉर्म्स आएंगे, नया स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्रहण की जो कहानी है कि सिर्फ 28 अगस्त तक की रात तक नहीं होगी, ये आगे पूरी थीम कंटिन्यू होगी 6 महीने तक, जो हम एक सिंगल इवेंट समझ रहे होते हैं, इसलिए ये सिंगल इवेंट नहीं है। इसलिए हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगले जो 6 महीने होंगे रफली, इसमें एक्वेरियस और लियो का जो एक्सेस है, ये आपके जो करियर है, अथॉरिटी है, पब्लिक इमेज है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, कलेक्टिव मूवमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करता है। सब साइंस पर इसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो एक जैसा नहीं होगा। टॉरस के लिए ये सीधा 10th और 4th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट करेगा, करियर और घर के दरमियान एक नया चैप्टर। इसके अलावा एक्वेरियस के लिए 1st और 7th हाउस का चैप्टर एक्टिवेट करेगा। सैटर्न इनके 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये आपके किन किन घरों को एक्टिवेट करेगा, कौन साढ़े साथी में, कौन ढैया पर है, किसके लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। यानी हर मून साइन की कहानी अलग होगी, कहीं करियर बदलेगा, कहीं रिलेशनशिप्स बदलेंगे, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, कहीं पब्लिक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, कहीं इंसान को पहले अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, फिर नई डायरेक्शंस नज़र आएंगी। तो इस वीडियो में हम किसी भी मून साइन को सिर्फ जेनेरिक हॉरोस्कोप के तौर पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मून किस हाउस में ग्रहण लगा रहा है, राहु क्या डिज़ायर कर रहा है, किस तरफ एम्पलीफाई कर रहा है, सन केतु की जो ऑपोजिशन है किस तरफ लेकर जा रही है, डिटैचमेंट किस तरफ हो रही है, रीडिफाइन किस तरफ कर रहा है, मरकरी किस तरह डिसीजंस और इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, रेट्रोग्रेड सैटर्न और एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है उसकी पूरी स्टोरी किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, डायरेक्शंस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की, फाइनेंस की या फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक मसले को कुंडली के मुताबिक समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिए 50% ऑफ है अपॉइंटमेंट्स पर और लिमिटेड टाइम के लिए है। अब क्योंकि यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि इस इक्लिप्स में क्या होगा, इस ग्रहण में क्या होगा, असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या बदलने जा रहा है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन किस जगह जाएगी। अब देखते हैं कि 28 अगस्त का जो चांद ग्रहण है आपके मून साइन के लिए क्या चैप्टर खोल रहा है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 28 अगस्त को चांद ग्रहण लग रहा है, लेकिन लग आपकी कुंडली के 2nd हाउस में रहा है। इसलिए अगले 6 महीने जो हैं आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनेंगे वो पैसा, सेविंग्स, फैमिली, स्पीच, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पर्सनल वैल्यूज़ बनेंगे। लेकिन ये सिर्फ पैसा आएगा या जाएगा वाला इक्लिप्स नहीं है, ये आपको अपने पूरे फाइनेंशियल मॉडल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दोबारा देखने पर मजबूर करवाएगा। आपको ये सवाल फेस करना पड़ सकता है कि आप कितना कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को कितना सिक्योरली बिल्ड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा। आपकी इनकम के पैटर्न्स में अब चेंज आएगा, सैलरी स्ट्रक्चर, बोनस, कमीशन, बिजनेस रेवेन्यू, फ्रीलांसिंग इनकम या अर्निंग के किसी नए सोर्सेज पर फोकस जो है वो बढ़ जाएगा। और कुछ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अपनी प्राइमरी इनकम के साथ सेकंड इनकम स्ट्रीम डेवलप करने की स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएंगी, और ये पॉजिटिवली होगा। किसी स्किल्स को मोनेटाइज करना, कंसल्टेशन शुरू करना, साइड बिजनेस बनाना या एग्जिस्टिंग बिजनेस में प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन्स को रीस्ट्रक्चर करना रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव तो होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइड भी आएगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो साइड आप चूज़ करेंगे वहीं से आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 2nd हाउस सिर्फ इनकम का भी नहीं होता, यहाँ पे सेविंग्स हैं। इसलिए अगर अर्निंग बढ़ती है और साथ लाइफस्टाइल भी हर महीने अपग्रेड होता है तो अपेरेंटली ग्रोथ के बावजूद सिक्योरिटी नहीं बनेगी। अगले 6 महीनों में बजटिंग, इमरजेंसी फंड्स, कर्ज़ों को ख़त्म करना और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। आपको शायद पहली दफ़ा क्लियरली नज़र आए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ लीक हो रहा है। इस इक्लिप्स का जो अब नेगेटिव साइड आता है वो 8th हाउस आता है, क्योंकि 2nd हाउस से 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है इस ग्रहण में। इसलिए पर्सनल और शेयर्ड फाइनेंसेस के दरमियान बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्पाउस के पैसे, आपके लाइफ पार्टनर के पैसे, जॉइंट अकाउंट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, दूसरी लोन्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, टैक्सेस के मामला हो गए, आपके इनहेरिटेंस के मामला हो गए या बिजनेस कैपिटल से रिलेटेड मैटर सामने आ सकते हैं। अगर किसी पार्टनरशिप में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी वीक थी तो अब उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जो चीज़ बाद में देख लेंगे वाली अगर आप कैटेगरी में चल रहे थे तो अब वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांग सकती हैं। अब जो लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हमारी बेगम नहीं है या हमारी स्पाउस नहीं है या हमारा शौहर नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो उनके लिए ये मैं बता दूं कि ये आपकी पार्टनरशिप के ऊपर भी बात हो रही है।
यानी अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी दोस्त के साथ लेन देन कर रहे हैं तो ये पार्टनरशिप वहाँ पर भी कंसिडर होगी ये सारी चीज़ें। कैप्रिकॉन के लिए थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न बैठा है जो कि आपके साढ़े साथी का लास्ट फेज ख़त्म कर चुका है। इसलिए इस वजह से जो फाइनेंशियल चेंजेस हैं उनका कनेक्शन जो है वो सिर्फ सेल्फ एफर्ट, स्किल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और इनिशिएटिव से बनता है। क्योंकि सैटर्न के घर में इक्लिप्स लग रहा है, ग्रहण लग रहा है, सेकंड हाउस जो एक्वेरियस है वो सैटर्न का घर है, तो सैटर्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए अर्निंग के नए दरवाजे किसी स्किल से खुलते हुए नज़र आते हैं। आप जो खुद कंट्रोल करते हैं वो आपको यहाँ पर आगे बढ़ा सकता है। जो स्किल्स आप रखते हैं, राइटिंग से रिलेटेड हो गए, सेल से रिलेटेड हो गए, टीचिंग से रिलेटेड हो गए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गए, कंटेंट क्रिएशन हो गई, कंसल्टेशंस हो गए, टेक्निकल काम हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गए, या आप सोशल मीडिया पर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन और इंडिपेंडेंस एफर्ट्स जो हैं आप लोगों की, ये आप लोगों को मोनेटाइज करवा सकते हैं, उस पर फोकस आप लोगों का बढ़ सकता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने की वजह से कोई पुरानी स्किल्स या अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स दोबारा रेलेवेंट हो जाएंगे। कोई फ्रीलांसिंग आइडिया जो पहले छोड़ दिया था, कोई पुराना क्लाइंट, कोई बिजनेस मॉडल या कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशन दोबारा सामने आ सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि अब आप इम्पल्सिवली स्टार्ट नहीं करेंगे, आप उसकी वायबिलिटी को चेक करेंगे, कॉस्ट चेक करेंगे और लॉन्ग टर्म रिटर्न को ज़्यादा सीरियसली इवेल्युएट करेंगे। सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बच्चे और क्रिएटिव डिसीजंस भी फाइनेंशियल स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाना चाहते हैं तो रिस्क कैलकुलेशन ज़रूरी होगा। अगर बच्चों की एजुकेशन पर बड़ा खर्चा प्लान कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर देखना होगा। और अगर आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को बिजनेस बनाना चाहते हैं तो पैशन के साथ फाइनेंशियल मॉडल भी बनाना होगा। सैटर्न की जो सातवीं नज़र है वो नाइन्थ हाउस पर पड़ती है, इसलिए एजुकेशन, फॉरेन मैटर्स, लीगल इश्यूज, मेंटर्स और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से कनेक्ट हो सकती हैं। हायर एजुकेशन हो गई या फॉरेन रिलोकेशन पर इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ सकती हैं। कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो इनिशियली बहुत ज़्यादा हैवी लगते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं तो उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ये नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या अपनी एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं तो वो एक वेस्ट है, लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो वो डिग्री कौन सी है, वो डिग्री का इम्पैक्ट क्या है, आगे लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट क्या है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आप ये देखे बगैर सिर्फ बीबीए कर रहे हैं, बीबीए आज हर बच्चा कर रहा है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी डिमांड इतनी अब नहीं बची। लोग, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो हर तीसरा बच्चा बीबीए की डिग्री लेके बैठा हुआ है, तो आप कोई ये समझ लीजिए कि आप कोई अलग जाके नहीं बैठेंगे, आप भी उसी क्राउड का हिस्सा बनेंगे। फिर जब आपका टाइम आए तो आए, वरना नहीं। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि अब आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो किस फील्ड में कर रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा हो। जैसे एआई हो गई, लॉ हो गया, लॉ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक डेमोक्रेसीज़ हैं लॉ चलता रहेगा, कोर्ट्स चलती रहेंगी। आप लॉ कीजिए, डॉक्टर हैं, डॉक्टर चलते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर की प्रोडक्शंस ओवर प्रोड्यूस हो चुकी है उनकी, तो इसीलिए उनके पास जॉब कम है। आप देख लीजिए, डॉक्टर बैठे हुए हैं अपने, या तो क्लिनिक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ एस्थेटिक्स आप लोग कर सकते हैं, इसमें आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हर एजुकेशनल या फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ प्रेस्टीज से नहीं, एक्चुअल रिटर्न और लॉन्ग टर्म यूटिलिटी से इवेल्युएट करना सीखें अब इस टाइम पीरियड में। अब सैटर्न की हम अगर 10वीं नज़र को देखते हैं तो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। इसकी वजह से हिडन एक्सपेंसेस और फॉरेन रिलेटेड स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करना और ज़रूरी हो जाता है। ट्रैवल, रीलोकेशन, सब्सक्रिप्शन, रिमोट वर्क सेटअप्स, मेडिकल कॉस्ट या फैमिली सपोर्ट के नाम पर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। आपको लग सकता है कि इनकम ठीक है लेकिन मंथ एंड पर कैश रिटेन नहीं हो रहा, इसलिए एक्सपेंसेस की जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैमिली के हवाले से बात करूँ तो सेकंड हाउस का जो इक्लिप्स है वो पुराने पैटर्न्स को एक्सपोज करता हुआ नज़र आता है। फैमिली में पैसे का इशू किस तरह हैंडल होता है, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, किससे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, ये सब टॉपिक सामने आते हैं। आपको किस फैमिली मेम्बर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है या फिर किसी एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशन को पोलाइटली रीडिफाइन करना पड़ सकता है। हर फैमिली ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। स्पीच भी इस इक्लिप्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके अल्फाज फाइनेंशियल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल देते हैं। सैलरी निगोशिएशन में एक सही कन्वर्सेशन फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी। आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, बोनस मिल सकता है। इसके अलावा एक बिज़नेस मीटिंग में क्लियर कम्युनिकेशन अगर आप रखेंगे तो डील क्लोज कर सकते हैं, लेकिन एंगर और फ्रस्ट्रेशन में दिया गया स्टेटमेंट किसी क्लाइंट, पार्टनर या फैमिली मेम्बर के साथ अननेसेसरी डैमेज क्रिएट करवाएगा, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डैमेज देगा। अगले मंथ में कंट्रोल्ड स्पीच आपका प्रैक्टिकल एडवांटेज बनती है, क्योंकि आपका थर्ड हाउस एक्टिव है, सेकंड हाउस एक्टिव है। ये दोनों घर, एक तो अल्फाज और एक कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन का घर है। रिलेशनशिप में फाइनेंसेस सेंट्रल डिस्कशन बन जाते हैं। मैरिड कैप्रिकॉर्न के लिए जॉइंट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट प्लान, प्रॉपर्टी, बच्चों की एक्सपेंसेस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर सीरियस प्लानिंग होती हुई नज़र आती है। सिंगल जो हैं उनके लिए किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट से पहले फाइनेंशियल वैल्यूज़ और फ्यूचर प्रायोरिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने ये नहीं समझी तो फिर आपका रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करेगा। और सिर्फ इमोशनल कंपैटिबिलिटी काफ़ी नहीं होती, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि पिछले 7-8 साल आप लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी, तो अब आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो इन चीज़ों में आप आना शुरू करें। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 5th हाउस को सैटर्न तीसरी नज़र से देख रहा है, तो रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे टूट जाएगा। आपकी हार्श कम्युनिकेशन और आपके फाइनेंशियल, अगर आपके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कि आप सस्टेन नहीं कर सकते उस रिलेशनशिप में, तो वो टूट जाएगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। करियर के हवाले से इनकम मॉडल में रीस्ट्रक्चरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, अर्निंग आर्किटेक्ट देखनी होगी। एक सैलरी पर डिपेंडेंट रहना, कमीशन बेस्ड मॉडल पर रहना, मल्टीपल क्लाइंट्स देखना, बिजनेस रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट्स देखना, किस कॉम्बिनेशन से आपको रियल सिक्योरिटी मिलती है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होगा। ये इक्लिप्स आपको इसी क्वेश्चंस की तरफ बहुत ज़्यादा पुश करेगा। जो अगले 6 महीने हैं वो रफली कोई फाइनेंशियल डिसीजंस पहली नज़र में छोटे लगेंगे आप लोगों को, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा होता हुआ नज़र आएगा। अपने कर्जे क्लियर करना होगा इस टाइम पीरियड में, सेविंग स्टार्ट करना होगा, साइड इनकम डेवलप करना होगा, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स रीस्ट्रक्चर करना होगा या किसी इन्वेस्टमेंट्स को रिजेक्ट करना होगा। ये सीमिंगली स्मॉल चॉइसेस फ्यूचर की सिक्योरिटी डिफाइन करती हुई नज़र आती हैं। तो अब आपको क्लियर डिसीजंस लेने होंगे, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन, अपने अल्फाज और अपनी इनिशिएटिव्स को मजबूत करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।